क्या होता है जब इज्जत लूट जाने के बाद मरी हुई एक मासूम लड़की कलेक्टर बनकर पूरे 25 सालों बाद अपने गांव लौटती है, जिसे देखकर गांव के दरिंदों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह मासूम लड़की चुन चक्कर एक एक अपराधी को सजा देती है और अपनी बेइज्जती तथा अपने बाप के कातिलों से बदला लेती है। दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि इंसान चाहे जितना भी मजबूत हो जाए, वक्त का एक झटका उसे वहीं पटक देता है जहां से उसने उड़ान भरी थी। इसलिए कभी किसी की मजबूरी का मजाक मत बनाओ, किसी के हालात को उसकी औकात मत समझो, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। जो आज कमजोर है वही कल ताकतवर होकर तुम्हारे सामने खड़ा हो सकता है, और जब वक्त पलटता है तो इंसाफ उसी के हाथों होता है जिसे सबसे कमजोर समझा जाता है। यह कहानी भी एक ऐसे ही बदले की है जहां एक लड़की ने अपने साथ हुए जुल्म का हिसाब 25 साल बाद लिया, वह भी उस कुर्सी पर बैठकर जहां से हुक्म चलता है पूरे जिले पर। लेकिन यह बदला इतना आसान नहीं था। इसके पीछे छुपा था एक खौफनाक अतीत, एक बर्बादी की दास्तान, एक ऐसी चीख जो बरसों तक मिट्टी में दबी रही। और फिर एक दिन वह चीख इंसाफ बनकर पूरे गांव पर टूट पड़ी। साल 1958। बिहार के बक्सर जिले का एक छोटा सा गांव वासुदेवपुर, वही मिट्टी जहां बेटियों को बोझ समझा जाता था, जहां लड़कियों के पैदा होते ही किस्मत को कोसा जाता था। उसी गांव में जन्मी थी सीमा, साधारण सी सांवला रंग, बड़ी बड़ी आंखें, मगर पढ़ने में तेज और ख्वाब इतने ऊंचे कि आसमान भी छोटा पड़ जाए। सीमा के पिता रामस्वरूप पांडे गांव के एक मामूली किसान थे जो दिन रात खेतों में पसीना बहाते थे ताकि किसी तरह अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर काबिल बना सकें। सीमा भी चाहती थी कि वह कुछ बड़ा करें, अपने माँ बाप का सिर ऊंचा करें, मगर उसे क्या पता था कि उसकी किस्मत में एक ऐसा काला दिन लिखा है जो उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर देगा। गांव में ही था रघुवीर सिंह ठाकुर, बिरादरी का दबंग पैसे वाला, और गांव की राजनीति में सबसे ताकतवर उसकी नजरें कई दिनों से सीमा पर थीं। लेकिन रामस्वरूप पांडे जैसे गरीब किसान की औकात ही क्या थी कि ठाकुर साहब से लड़ सके। रघुवीर की नजर में औरत सिर्फ एक जिस्म थी, एक खिलौना, और सीमा की मासूमियत ने उसमें हवस भर दी थी। उस दिन गांव में होली का मेला लगा था। चारों तरफ रंग गुलाल, हंसी ठहाके। सीमा पहली बार अपने पिता के साथ मेला देखने गई थी। पूरे गांव में जैसे बस रघुवीर की ही हुकूमत थी। उसके 4 गुर्गे हर जगह तैनात थे। मौका मिलते ही रघुवीर ने अपने आदमियों को इशारा किया, और जैसे ही सीमा अकेली हुई उसे खींचकर एक सुनसान जगह ले गए। सीमा चीखी चिल्लाई, हाथ पांव मारे, मगर उसकी आवाज उस भीड़ में कहीं दब गई। रघुवीर ने अपने 4 गुर्गों के साथ मिलकर सीमा की इज्जत तार तार कर दी। वह मासूम गिड़गिड़ाती रही, रहम की भीख मांगती रही, मगर उन दरिंदों का दिल पत्थर हो चुका था। जब हवस पूरी हो गई तो रघुवीर ने गला दबाकर सीमा को वहीं मार डाला और गांव के बाहर कुएं में फेंक दिया। गांव वालों ने जब देखा कि सीमा और रामस्वरूप मेला देखकर लौटे ही नहीं, तो थोड़ी देर तक चर्चा हुई, लेकिन फिर सब शांत। रघुवीर ने पूरे गांव में दहशत फैला दी थी। किसी की हिम्मत नहीं थी उसके खिलाफ बोलने की। रामस्वरूप की लाश भी गांव के बाहर झाड़ियों में मिली। पूरे परिवार का नामो निशान मिटा दिया गया। सीमा को किसी ने तलाशा भी नहीं। ऐसा लगा जैसे वह कभी इस धरती पर थी ही नहीं। जब गांव के दरिंदों ने उस मासूम सीमा को बर्बाद किया था, उन्होंने समझ लिया था कि अब यह लड़की मर चुकी है। उन्होंने उसे अधमरी हालत में गांव के बाहर कुएं में फेंक दिया था ताकि कोई उसे कभी ढूंढ ना सके। पूरा गांव मान चुका था कि सीमा अब इस दुनिया में नहीं रही, क्योंकि उस वक्त कोई भी लड़की जिंदा बचने की उम्मीद नहीं किया था। लेकिन किस्मत ने उस दिन सीमा के लिए कुछ और ही लिखा था। कुएं के पास से गुजर रहे एक साधु बाबा ने उसकी हल्की सी सांसें महसूस कर लीं। वह बाबा कोई आम इंसान नहीं था, तपस्वी था जिसने दुनिया त्याग दी थी। उसने सीमा को निकाला, अपने आश्रम में ले जाकर महीनों उसका इलाज किया। शरीर तो उसका टूटा था ही, लेकिन आत्मा भी बुरी तरह घायल थी। बाबा ने उसे नया नाम दिया, श्रुति, नया जीवन दिया, और सबसे बड़ी बात, जीने की वजह दी। महीनों तक श्रुति मौत और जिंदगी के बीच झूलती रही, लेकिन बाबा ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे वह फिर खड़ी हुई, फिर पढ़ाई शुरू की। बाबा की शरण में रहते हुए उस दर्द को अपनी ताकत बनाया। बाबा ने ही उसे सिखाया, बेटी,
तू मरी नहीं है, तुझे मरना नहीं है तेरा। अब नया जन्म हुआ है और अब तेरा एक ही मकसद है, उस पाप का अंत करना जिसने तुझे मारने की कोशिश की। साल बीतते गए, गांव की जमीन बिकती रही, रघुवीर की सत्ता बढ़ती रही। वह अब एमएलए बन चुका था। पूरा जिला उसकी मुट्ठी में था। कोई उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता था। लेकिन कहते हैं ना, वक्त का पहिया घूमता जरूर है। रघुवीर को क्या पता था कि जिस मासूम की लाश उसने कुएं में फेंक दी थी, वह एक दिन आंधी बनकर उसकी पूरी पीढ़ी को तबाह कर देगी। इधर पटना शहर में एक अनाथ आश्रम में एक लड़की बड़ी हो रही थी। नाम था श्रुति। पढ़ने में इतनी तेज कि हर टीचर दंग रह जाता। उसका कोई अतीत नहीं था, बस एक नाम और पढ़ाई ही उसका सब कुछ थी। उसे खुद नहीं पता था कि वह कौन है, कहां से आई है, लेकिन उसके अंदर एक आग थी, एक बेचैनी, जैसे कोई अधूरा बदला बाकी हो। श्रुति ने ठान लिया था कि वह अफसर बनेगी, वह ताकतवर बनेगी, ताकि कोई उसकी जैसी लड़की के साथ फिर ऐसा ना कर सके। दिन रात पढ़ाई, मेहनत, और फिर एक दिन पूरे बिहार में टॉप कर गई। श्रुति यूपीएसएससी क्लियर कर लिया और सीधा जिला अधिकारी डीएम बनकर बिहार लौटी। लेकिन किस्मत का खेल देखिए। पहली पोस्टिंग उसी जिले में हुई जहां उसकी जिंदगी शुरू होकर खत्म हुई थी। बक्सर जिला जैसे ही उसने ज्वाइन किया, बचपन की धुंधली यादें एक एक कर लौटने लगीं। आंखों के सामने वो कुआं घूमने लगा, वह खेत, व मेला, और फिर उसे समझ आया कि वह श्रुति नहीं, वह सीमा है। वही सीमा जिसे रघुवीर सिंह और उसके गुर्गों ने मारा था। 25 साल बाद वही मरी हुई लड़की अब डीएम बनकर लौटी थी। आंखों में खून उतर आया था, सीना फौलाद बन चुका था। अब उसके सामने कोई रघुवीर, कोई सत्ता नहीं थी। अब सिर्फ इंसाफ बाकी था। सीमा के सीने में 25 सालों से जो आग दबाई गई थी, अब वह दहकता हुआ ज्वालामुखी बन चुकी थी। सामने अब पूरा बक्सर जिला था और उसके पीछे भारत सरकार की मुहर नाम था, श्रुति कुमारी। लेकिन जिस खून की चीखें उसके अंदर मरी पड़ी थीं, वह सीमा की थी। डीएम ऑफिस में बैठते ही सबसे पहला आदेश उसने दिया, वासुदेवपुर गांव में सड़क, पानी, बिजली और स्कूल का सर्वे शुरू करो। चारों तरफ हड़कंप मच गया, क्योंकि यह वही गांव था जहां रघुवीर सिंह की तूती बोलती थी। उसकी हवेली अभी भी पूरे इलाके में डर का दूसरा नाम थी। अफसरों ने डरते हुए कहा, मैडम, उधर जाना थोड़ा मुश्किल है, ठाकुर साहब का इलाका है। लेकिन श्रुति ने एकदम सख्त आवाज में कहा, अब वहां मेरा राज्य है। गांव तो क्या, हवेली के अंदर भी जांच होगी। वासुदेवपुर का नाम सुनते ही सीमा के अंदर की पुरानी यादें जिंदा हो गईं। आंखों में वही मंजर घूमने लगा जब रंगों के उस मेले में उसकी जिंदगी उजाड़ दी गई थी। अब तक उसने रघुवीर का चेहरा नहीं देखा था, लेकिन फाइल में उसका नाम देखकर दिल खून से भर गया। एमएलए रघुवीर सिंह, वही दरिंदा जो 25 साल पहले सीमा की जिंदगी खत्म कर चुका था। मगर अब सामने एक औरत थी जिसके पास पावर थी, वर्दी थी, और सबसे बड़ी बात, सरकार का कानून था। वासुदेवपुर में जैसे ही डीएम के आने की खबर फैली, गांव के बूढ़े बुजुर्ग सहम गए। कोई नहीं समझ पा रहा था कि यह कौन सी आफत आने वाली है। रघुवीर सिंह को भी भनक लग गई थी कि नई डीएम कुछ अलग किस्म की है। उसने तुरंत अपने आदमियों को भेजा, जा पता कर कौन है, यह औरत क्यों बार बार हमारे गांव का नाम ले रही है। गुंडे गए, लेकिन लौटकर बोले, साहब, यह कोई आम औरत नहीं है, पटना की सबसे तेज डीएम है। सब कह रहे हैं यह अपने आप में पूरा तूफान है। रघुवीर मुस्कुराया, तूफान? हमारे सामने कोई तूफान नहीं टिकता। उसे क्या पता था कि यह तूफान उसकी जड़ों को उखाड़ने आया है। तीसरे दिन खुद श्रुति सरकारी गाड़ियों का पूरा काफिला लेकर गांव पहुंची। चारों तरफ सीआरपीएफ पुलिस और खुफिया अधिकारी। पूरा गांव थर थर कांप उठा। जिस जमीन पर कभी सीमा की लाश गिरी थी, आज वहीं उसकी गाड़ी का पहिया रुका। उसने उतरते ही जमीन को देखा। एक बार को आंखें भीग गईं, मगर अगले ही पल पत्थर बन गई। गांव के चौपाल में जनता दरबार लगाया गया। पूरे गांव के लोग इकट्ठा हुए। किसी में हिम्मत नहीं थी। आंख उठाकर देखने की श्रुति ने सबसे पहला सवाल किया, बताओ, इस गांव में सबसे ज्यादा जुल्म किसने किए? पूरा गांव एक दूसरे का मुंह ताकने लगा। किसी ने हिम्मत नहीं की, लेकिन एक बूढ़ा आदमी कांपते हुए बोला, मैडम, ठाकुर साहब। रघुवीर सिंह, श्रुति की आंखें लाल हो गईं। क्या जुल्म किया? बूढ़ा कांपते हुए बोला, मैडम, यहां बेटियों को उठवा लिया,
चाहता था खेतों में ले जाकर सब खत्म कर दिया जाता था। किसी ने कभी नहीं सुनी। हमारी श्रुति की रूह कांप गई, मगर चेहरे पर शिकन तक नहीं आने दी। अगले ही पल उसने आदेश दिया, एमएलए रघुवीर सिंह को अभी के अभी यहां बुलाओ, सरकारी आदेश है। गांव में हड़कंप मच गया। रघुवीर को जैसे ही खबर लगी उसका खून खौल उठा। साली औकात में रह एमएलए को बुला रही है, मगर डर था, इसलिए मजबूर होकर आना पड़ा। हवेली से निकलते हुए पहली बार रघुवीर के कदम कांपे। वह समझ चुका था कि यह लड़की कोई मामूली नहीं है। जब वह पहुंचा तो श्रुति ने पहली बार उस हैवान का चेहरा देखा। चेहरा वहीं, आंखों में वहीं दरिंदगी, बस उम्र की लकीरें बढ़ गई थीं। रघुवीर ने बड़े रब में कहा, मैडम, मैं इस इलाके का जनप्रतिनिधि हूं, इस तरह बुलाना ठीक नहीं। श्रुति मुस्कुराई। जनप्रतिनिधि या जन हत्यारा? रघुवीर, सन, उसने कहा। क्या मतलब? श्रुति ने आंखों में आंख डालकर कहा, 1978, याद है ठाकुर साहब, होली का मेला, एक लड़की सीमा खेत के पास की झाड़ियां। रघुवीर के चेहरे से जैसे खून उतर गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सोच भी नहीं सकता था कि 25 साल पुराना राज यूं सामने आ जाएगा। उसने हकलाते हुए कहा कि कौन सीमा, कैसी बातें कर रही हो मैडम? श्रुति ने गहरी सांस ली। सीमा, वही लड़की जिसे तूने अपने 4 गुर्गों के साथ मिलकर मार दिया था। आज 25 साल बाद वही लड़की लौट आई है। इस वर्दी में तेरा हिसाब करने पूरा गांव दंग। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि आज 25 साल पुराना जुल्म फिर सामने खड़ा है। रघुवीर के मुंह से आवाज नहीं निकली। श्रुति ने वहीं खड़े खड़े ऐलान कर दिया, आज से रघुवीर सिंह इस गांव में कैद रहेगा। जब तक पूरे केस की जांच नहीं होती, ये कहीं नहीं जाएगा। हर दिन पूछताछ होगी और केस खुलेगा, वह भी जनता के सामने। रघुवीर चीख पड़ा, मैडम, ये आप गलत कर रही हैं। मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाओगी तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। श्रुति मुस्कुराई, अंजाम तो तेरा वही होगा जो 25 साल पहले तूने सीमा का किया था, मिट्टी में मिल जाएगा। फर्क बस इतना है ठाकुर, आज तेरा गुनाह सरकारी दस्तावेज में लिखा जाएगा। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा और पहली बार रघुवीर सिंह के चेहरे पर डर साफ था। उसे समझ आ चुका था कि यह डीएम कोई आम अफसर नहीं, यह उसकी बर्बादी बनकर आई है। लेकिन खेल अभी शुरू हुआ था, असली बदला तो बाकी था। रघुवीर सिंह का चेहरा देखने लायक था, जो शेर बनकर गांव में दहाड़ता था। आज उसी गांव की मिट्टी में उसकी गर्दन झुकी हुई थी। मगर श्रुति जानती थी कि ऐसे दरिंदे सिर्फ डराने से नहीं टूटते, उन्हें उनकी हैसियत वहीं दिखानी पड़ती है जहां उनकी सत्ता खड़ी हो। उसने उसी वक्त गांव में रघुवीर सिंह की जमीनों का रिकॉर्ड निकलवाया। पटवारी, लेखपाल, तहसीलदार सबको बुलाया और बोली, मुझे इस रघुवीर सिंह की हर इंच जमीन का हिसाब चाहिए। ये कैसे बनी, कब बनी, किसके नाम है, सब सामने लाओ। अधिकारी सहम गए, क्योंकि सालों से रघुवीर के इशारे पर ही पूरा राजस्व महकमा चलता था। मगर अब वह द्वार गया था। एक एक कर फाइलें सामने आने लगी। पता चला कि रघुवीर ने 25 साल में गांव के आधे गरीबों की जमीन दबा ली थी। किसी की बेटी उठवाई, किसी का बेटा मरवाया और फिर डराकर सबकी जमीन अपने नाम करवा ली। श्रुति का खून खौल उठा। उसने सबके सामने ऐलान किया, जिसकी भी जमीन हड़पी गई है, आज सब नाम लेकर सामने आओ, सरकार है तुम्हारे साथ। पहले तो गांव वाले डरते रहे, लेकिन फिर वो बूढ़ा किसान सबसे पहले खड़ा हुआ, जिसकी बेटी सीमा थी। उसने कांपते हुए कहा, मैडम, मेरी बिटिया को भी इन्हीं लोगों ने मारा था, मेरी जमीन भी हड़प ली थी। श्रुति की आंखों में आंसू आ गए, मगर चेहरा पत्थर बना रहा। उसने फौरन आदेश दिया, पुरानी मिसल निकलवाओ, जांच करो, और जिसने भी जबरन कब्जा किया उसके नाम से जमीन छीन लो। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। रघुवीर सिंह के गुंडे भागते भागते आए। मैडम, आप जो कर रही हैं गलत कर रही हैं, साहब का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन श्रुति ने आंखें तरेरी। अब यहां एक ही साहब हैं, मैं। और याद रखो, जो कानून को हाथ में लेगा उसे गोली मारी जाएगी। सीधे यहीं इसी गांव के बीच में पहली बार रघुवीर सिंह को समझ आ गया कि मामला हाथ से निकल चुका है। उसने अपने किसी पुराने रिश्तेदार से फोन लगवाया। पटना में बैठे बड़े नेता को, बोलो इस लड़की को हटवाओ यहां से, ये बर्बाद कर देगी मुझे। मगर वहां से जवाब मिला, भाई वह लड़की कोई मामूली अफसर नहीं है, मुख्यमंत्री के सीधे संपर्क में है, उसका हाथ बहुत लंबा है, बच नहीं पाएगा तू। यह सुनते ही रघुवीर के पसीने छूट गए। श्रुति ने अगले दिन गांव में पंचायत बुलाई। पूरे गांव के लोग
अधिकारी, मीडिया सब जमा हुए। उसने कहा, आज यहां सिर्फ इंसाफ होगा। 25 साल का हिसाब किताब खुलेगा। जो रघुवीर सिंह के जुल्म का शिकार हुआ है वह सामने आए और सब बताएं। एक एक कर लोग सामने आने लगे। कोई अपनी बेटी का किस्सा लेकर, कोई जमीन का, कोई बेटे के कत्ल का। हर किसी की जुबान पर एक ही नाम था, रघुवीर सिंह। रघुवीर खून का घूंट पीकर रह गया। उसकी आंखों में अब वह घमंड नहीं, बस डर था। मगर अभी असली वार होना बाकी था। श्रुति ने अपने सबसे भरोसेमंद अधिकारी को इशारा किया, एक टीम भेजो, रघुवीर सिंह की हवेली, वहां खुदाई कराओ। मुझे सबूत चाहिए ताकि कोर्ट में इसे फांसी दिला सकूं। जब पुलिस टीम रघुवीर की हवेली पहुंची तो खुद रघुवीर को यकीन नहीं हुआ कि आज उसकी उस हवेली में सरकारी झंडा लग गया था, जहां कभी इंसाफ का नाम लेना भी हराम था। खुदाई शुरू हुई और एक एक कर पुराने राज बाहर आने लगे। हवेली के पिछवाड़े से नर कंकाल निकले, औरतों के कपड़े, बच्चों के खिलौने, चूड़ियां। पूरा गांव दहल उठा। किसी को नहीं पता था कि यह हवेली अंदर से कब्रिस्तान है। श्रुति ने माइक उठाया और बोली, देख लो गांव वालों, यही है रघुवीर सिंह का असली चेहरा। इसे तुम लोग ठाकुर साहब कहते थे, यह तो कातिल है, हैवान है। अब किसी के मुंह से रघुवीर के लिए एक लफ्ज भी नहीं निकला। हर आंख में नफरत थी। रघुवीर के बेटे और गुड़े पुलिस की पकड़ में आ चुके थे और पूरा गांव इस झल्लाद का नंगा सच देख चुका था। मगर श्रुति का गुस्सा अब भी ठंडा नहीं हुआ था। उसने वही किया जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। उसने कोर्ट से स्पेशल परमिशन लेकर रघुवीर सिंह को उसी हवेली में कैद करने का आदेश दे दिया जहां उसने लड़कियों की इज्जत लूटी थी। वहीं अब उसकी कब्र बनेगी। रघुवीर चीख चीख कर कह रहा था, मैडम छोड़ दो मुझसे, जो हो गया माफ कर दो। मगर श्रुति का दिल पत्थर हो चुका था। श्रुति ने कहा, रघुवीर, माफ करने लायक गुनाह तेरा होता तो शायद आज मैं भी जिंदा होती, सीमा बनकर। मगर तूने मुझे मार डाला था, मेरी रूह को 25 साल तक जला दिया। अब तेरा नंबर है। अब तू जिंदा रहेगा, मगर उसी हवेली में जहां की एक एक ईंट तुझे तेरे गुनाह याद याद दिलाएगी। और हां, तेरा यह एमएलए का तमगा भी खत्म। सरकार ने तुझे पद से बर्खास्त कर दिया है। रघुवीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में जिंदगी का पहला खौफ था। रघुवीर सिंह की हवेली अब जेल बन चुकी थी। चारों ओर पुलिस तैनात थी और अंदर एक हैवान कैद था जिसके गुनाहों की फाइलें अब पूरे राज्य में गूंज रही थीं। मगर श्रुति जानती थी कि असली जंग अभी बाकी है। रघुवीर का नाम मिटाना है, उसकी पहचान मिटानी है, ताकि आने वाली पीढ़ियां जान लें कि हैवानियत का अंजाम क्या होता है। अगले ही दिन उसने गांव में सरकारी टीम भेजी, जिन्होंने रघुवीर के नाम के सभी बोर्ड, ईंटों पर लिखे नाम और उसकी हर पहचान मिटानी शुरू कर दी। गांव का स्कूल जो रघुवीर सिंह के नाम पर था, वहां नया बोर्ड लग गया, सीमा बालिका विद्यालय, वही सीमा जिसकी इज्जत रघुवीर सिंह ने छीन ली थी। ये देखकर पूरा गांव सन्न था, मगर एक अजीब सुकून भी था। पहली बार किसी ने उनकी आवाज को इतना बड़ा हक दिया था। गांव की औरतें जो सालों तक डर के साए में रही थीं, आज पहली बार खुद चलकर डीएम साहिबा के पास आई और कहा, बिटिया, आज तूने हमारा सिर ऊंचा कर दिया। आज हमारे दर्द का बदला लिया है। तूने श्रुति की आंखें भर आईं, लेकिन उसने खुद को संभाला और बोली, यह तो बस शुरुआत है। अभी वह असली सजा बाकी है जो रघुवीर जैसे दरिंदों को मिलनी चाहिए। उसी दिन रात को श्रुति ने चुपचाप उस हवेली के चारों ओर खुदाई शुरू कराई। उसे यकीन था कि यह हवेली सिर्फ गुनाहों का अड्डा नहीं, बल्कि एक जिंदा कब्रिस्तान है। खुदाई शुरू हुई और जैसा उसने सोचा था वैसा ही निकला। हवेली की दीवारों में कई मासूम लड़कियों की हड्डियां निकलीं। उनके कपड़े, चूड़ियां, राखियां, सब कुछ एक एक कर पुरानी कहानियां सामने आ रही थीं, जिनके बारे में गांव वाले बस कान्हा फूंसी करते थे। रात के अंधेरे में खुदाई का वह मंजर ऐसा था कि पुलिस वाले भी कांप गए। गांव की औरतें चीखने लगीं, हे भगवान, ये इंसान था या राक्षस? मगर रघुवीर सिंह एक कोने में बैठा सब देख रहा था। उसकी आंखों में अब न शर्म थी न पछतावा, बस खौफ था। वो जान चुका था कि अब मौत नहीं आएगी, अब उसे तिल तिल कर मरना होगा। सुबह होते ही श्रुति ने मीडिया को बुलाया और कहा, आज देख लो, यह है उस रघुवीर सिंह का असली चेहरा जिसके नाम से गांव कांपता था। यह हवेली अब सबूत है उसकी दरिंदगी का, और आज से यह हवेली सरकारी कब्जे में रहेगी ताकि लोग देखें और समझें कि औरत की इज्जत लूटने वालों का अंजाम क्या होता है।
पूरा प्रदेश दहल उठा। खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। मुख्यमंत्री तक को फोन गया। मैडम, आपकी अफसर ने कमाल कर दिया। पूरा प्रदेश उसकी तारीफ कर रहा है। मगर श्रुति जानती थी कि रघुवीर अकेला नहीं था। उसके गुर्रे, उसके बेटे, उसके रिश्तेदार, सब ने मिलकर यह जुल्म किया था। उसने रघुवीर की गिरफ्तारी के साथ ही उसके पूरे खानदान की लिस्ट बनवाई और एक एक करके सबको पकड़वा दिया। पुलिस अब किसी की नहीं सुन रही थी, क्योंकि इस बार आदेश खुद डीएम मैडम का था। गांव का माहौल ऐसा बन गया था जैसे कोई जंग छिड़ गई हो। हर तरफ पुलिस जैसी भी मशीनें, मीडिया और इंसाफ मांगते लोग। जिन गरीबों की जमीनें हड़पी गई थीं, वह सामने आने लगे। कोई 25 साल पुरानी रजिस्ट्री लेकर आया, कोई बंजर खेत का नक्शा लेकर। सबने एक सुर में कहा, मैडम, हमें हमारी जमीन वापस चाहिए। और श्रुति ने वादा किया, जो तुम्हारा है वह तुम्हें मिलेगा। चाहे किसी भी कीमत पर उसने रघुवीर की इज्जत की गई सारी प्रॉपर्टी गरीबों में बांटने का आदेश दिया। गांव के वह लोग जो चपरासी बनकर, नौकर बनकर रघुवीर के घर काम करते थे, आज उन्हीं के नाम पर जमीनें लिखी जाने लगीं। गांव की विधवा औरतें जिनकी इज्जत लूटी गई थी, उन्हें मुआवजा और सरकारी नौकरी दी गई। पहली बार गांव वालों को लगा कि सच में भगवान इंसाफ करता है। बस वक्त लगता है। रघुवीर अब हवेली में अकेला था। न बेटा, न बहू, न कोई रिश्तेदार। सब गिरफ्तार हो चुके थे। उसने एक बार फिर कोशिश की कि कोई पहुंच वाला नेता उसे बचा ले, मगर सब ने फोन काट दिया, क्योंकि अब मामला मीडिया में था, सरकार तक पहुंच चुका था। मुख्यमंत्री ने खुद फोन किया, उस हैवान को जिंदा गाड़ दो, ताकि आगे कोई भी बेटी की इज्जत पर हाथ उठाने से पहले 100 बार सोचे। रात को जब पुलिस अधिकारी रघुवीर से मिलने गए, तो वह बुरी तरह कांप रहा था। बार बार कह रहा था, मुझे मार दो, मुझे गोली मार दो, मैं और नहीं झेल सकता। मगर इंसाफ ऐसे नहीं होता। श्रुति ने साफ कह दिया, मरने की दुआ मत मांग रघुवीर, अब तुझे जिंदा रहना है और हर दिन तिल तिल कर मरना है। उसी हवेली में जहां तूने लड़कियों की चिताएं सजाई थीं। गांव के बीचों बीच उस हवेली की हालत अब खंडहर जैसी हो गई थी। वहां हर रात किसी लड़की की चीख सुनाई देती थी। गांव वाले कहते, बिटिया, अब उनकी आत्माएं चैन पा रही हैं। मगर श्रुति का दिल अब भी ठंडा नहीं हुआ था, क्योंकि उसे पता था कि उस रात रघुवीर के साथ जो 4 लोग थे, उन्होंने ही उसकी लाश को जलाया था। अब उन्हें भी पकड़ना है। वह अगला कदम सो चुकी थी और अब उसकी असली लड़ाई शुरू होने वाली थी। रात गहरा चुकी थी। हवेली के हर कोने में सन्नाटा पसरा था, लेकिन हवेली के भीतर एक तूफान पल रहा था। रघुवीर सिंह की आंखों के सामने उसकी बर्बादी का मंजर घूम रहा था। मगर सबसे बड़ी चोट उसे तब लगी जब उसने सुना कि गांव की वह औरतें जिन पर वह कभी हुकूमत करता था, अब हवेली के सामने मशाल लेकर इकट्ठा हो रही हैं। श्रुति ने जानबूझकर उसी रात पंचायत बुलवाई थी, और उस पंचायत में सिर्फ औरतों को बैठने की इजाजत थी। पहली बार गांव की औरतें अपना दर्द खुलकर बोल रही थीं। पहली बार उन्होंने दहाड़ते हुए कहा, आज फैसला हमारा होगा, आज इंसाफ हमारा होगा। श्रुति ने चुपचाप एक एक औरत की बात सुनी। कोई अपनी बेटी का नाम लेकर रो रही थी, कोई अपनी बहन का, किसी की मां ने जहर खा लिया था, किसी की बेटी कुएं में कूद गई थी। सबका एक ही गुनहगार था, रघुवीर सिंह। उस पंचायत में बूढ़ी रामकली सबसे आगे खड़ी थी। कांपते हाथों से उसने श्रुति के सिर पर हाथ रखा और बोली, बिटिया, तू देवी है। आज हम सब की बेटियां तुझ में जी उठी हैं। इसी पंचायत में पहली बार रघुवीर का वह पुराना राज खुला जो सालों से दफन था। रामकली ने कहा, उस रात सिर्फ रघुवीर नहीं था, उसके साथ उसके 3 खास आदमी थे, गजेंद्र, धर्मपाल और भोना। इन्होंने ही मिलकर तेरा बलात्कार किया, तुझे मरा समझकर कुएं में फेंका। यह सुनते ही श्रुति की रग-रग में खून उबाल मारने लगा। आंखें लाल हो गईं, मगर उसने खुद को संभाला। श्रुति जानती थी कि रघुवीर तो उसके शिकंजे में है, लेकिन बाकी तीनों को पकड़ना अब असली जंग है। उसने उसी वक्त एएसपी को हुक्म दिया, तीनों का नाम सुन लिया। तुमने अब इन्हें एक एक कर खोज निकालो, चाहे जमीन फाड़नी पड़े या आसमान छानना पड़े। रात भर पुलिस का जाल बिछ गया। हर जिले में रेड पड़ने लगी, हर चौक चौराहे पर नाका लग गया। सुबह तक खबर आई, मैडम गजेंद्र राजस्थान भागने की फिराक में था, पकड़ लिया गया है। पुलिस उसे घसीटते हुए गांव लेकर आई। गजेंद्र का हाल बेहाल था, पसीने पसीने हो रहा था। गांव की औरतों ने उसे देखते ही लाठियों से पीटना शुरू कर दिया।
मगर श्रुति ने सबको रोकते हुए कहा, इंसाफ कानून देगा, गली नहीं। गजेंद्र को जब पंचायत के बीच लाया गया तो उसने सबसे पहले श्रुति के पैर पकड़ लिए। माफ कर दे मैडम, मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मेरी माँ बहन नहीं बचेंगी अगर तूने मुझे सजा दी तो। मगर श्रुति की आंखों में कोई दया नहीं थी। उसने सिर्फ एक सवाल पूछा, तुमने उस रात मेरे साथ क्या किया था? गजेंद्र के चेहरे का रंग उड़ गया, आवाज कांप गई। मैडम, हमने गलती कर दी थी, रघुवीर ने कहा था। हम डर गए थे। श्रुति गर्जी, डरते सिर्फ कायर हैं, हैवान नहीं। तुम सबने हवस में डूबकर एक लड़की की जिंदगी तबाह की थी, अब वही लड़की तुम्हारी जिंदगी तबाह करेगी। फिर उसने पुलिस को हुक्म दिया, इसे तुरंत जेल में डालो और ऐसा बंदोबस्त करो कि इसकी रूह कांप उठे। गजेंद्र को घसीटते हुए ले जाया गया, मगर अब धर्मपाल और भोना की तलाश शुरू थी। धर्मपाल की खबर आई कि वह बनारस के किसी घाट में साधु का वेश धारण कर छिपा बैठा है। श्रुति ने खुद टीम के साथ बनारस कूच किया, क्योंकि इस बार वह उसे अपनी आंखों के सामने पकड़ना चाहती थी। घाट पर पहुंचते ही पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी कर दी। धर्मपाल भगवा कपड़ों में बैठा था, मगर उसकी आंखों में वही दरिंदगी थी। श्रुति ने चुपचाप उसके सामने जाकर कहा, इतने सालों में भगवा ओढ़ लिया, पर पाप नहीं छूटा। धर्मपाल कांपने लगा, मगर उसने भागने की कोशिश की। पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ा और घसीटते हुए गांव वापस लाया। गांव में आते ही धर्मपाल की धज्जियां उड़ गईं। हर कोई उसे गालियां दे रहा था। श्रुति ने फिर वही सवाल दोहराया, बताओ उस रात क्या किया था? धर्मपाल ने रोते हुए कबूल कर लिया, हमने तुम्हें मरा समझकर कुएं में फेंका था। रघुवीर ने कहा था, अगर किसी को पता चला तो पूरे खानदान को जला देगा। हम डर गए मैडम, हम डर गए थे। श्रुति की आंखों में आंसू आ गए, मगर वह आंसू कमजोरी के नहीं, उस बच्ची की रूह के थे जो 25 साल पहले चीख चीख कर इंसाफ मांग रही थी। उसने धर्मपाल को भी जेल भेजने का हुक्म दिया, लेकिन अब बारी थी सबसे शातिर भोलाना की, जो 25 साल से फरार था। भोलाना का नाम सुनते ही गांव वालों की रूह कांप गई, क्योंकि वह सबसे खतरनाक था। खबर मिली कि भोआना नेपाल भाग चुका है और वहां किसी शराब के धंधे में लगा है। श्रुति ने सीमा पार की एजेंसियों से संपर्क किया, खुद गृह मंत्रालय से बात की और पहली बार किसी डीएम ने इंटरनेशनल स्तर पर कार्यवाही शुरू कर दी। 3 दिन बाद खबर आई, मैडम भोआना पकड़ा गया है। नेपाल पुलिस ने उसे सीमा पर दबोच लिया है। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग ढोल नगाड़े लेकर इकट्ठा होने लगे। भोआना को हथकड़ी में जकड़ कर लाया गया। चेहरा ढका हुआ था, मगर आंखों में अब भी वही घमंड था। श्रुति ने उसे सामने लाकर पूछा, आखिरी सवाल क्या, तुमने उस रात मेरी लाश को जलाया था? भोना हंस पड़ा, लाश नहीं जलाई थी, जिंदा ही जला देते, अगर पता होता कि तू वापस आ जाएगी। यह सुनते ही गांव की औरतें चिल्लाने लगीं, मगर श्रुति चुप रही। उसने कहा, तेरी हंसी अब हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। भुआना को भी जेल भेजा गया, मगर अब मामला हाई कोर्ट तक पहुंच चुका था। श्रुति जानती थी कि केस लंबा चलेगा, लेकिन अब वह डरेगी नहीं, क्योंकि अब उसके पास कानून था, सत्ता थी और सबसे बड़ी बात उन हजारों औरतों का आशीर्वाद था, जिनकी जिंदगी उसने बदली थी। भोना की गिरफ्तारी के बाद गांव में जैसे सन्नाटा पसर गया था। हर कोई अब यही सोच रहा था कि अब क्या होगा। रघुवीर सिंह, गजेंद्र, धर्मपाल और भोआना चारों जेल में थे, लेकिन गांव के लोगों की आंखों में अभी भी डर साफ झलक रहा था। गांव की वह हवेली, जहां कभी हर रोज शराब, शबाब और सत्ता का नशा चढ़ता था, अब वीरान खंडहर बन चुकी थी। लेकिन श्रुति जानती थी कि सिर्फ इन 4 हैवानों को पकड़ लेना ही काफी नहीं था। असली लड़ाई तो अब शुरू हुई थी। उसने अपने दफ्तर में बैठकर केस की फाइल उठाई और एक एक कागज को पढ़ना शुरू किया। श्रुति को एहसास हुआ कि रघुवीर के काले कारनामे सिर्फ बलात्कार तक सीमित नहीं थे। उसने पूरे गांव की जमीन हड़पी थी, सरकारी योजनाओं का पैसा डकारा था और दर्जनों फर्जी मुकदमे उन गरीब किसानों पर दर्ज करवा दिए थे जो कभी उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत कर बैठे थे। उस रात पहली बार श्रुति ने ठान लिया कि अब यह लड़ाई सिर्फ अपनी नहीं, बल्कि पूरे गांव की इज्जत और हक की लड़ाई है। उसने तुरंत जिले के सभी सरकारी अफसरों की मीटिंग बुलाई और कहा, अब हर उस आदमी का हिसाब होना चाहिए जो इस हैवानियत में शामिल था। गांव के हर गरीब को उसका हक वापस मिलेगा
और अगर किसी ने रघुवीर के दबाव में कोई गलत काम किया है तो अब वक्त है सामने आने का। उसकी बातें सुनकर कई ईमानदार अफसरों के चेहरे खिल उठे। वर्षों से दबे हुए कर्मचारी पहली बार खुलकर बोले, मैडम, हमारे पास कागज हैं। रघुवीर ने जबरन दस्तखत करवा लिए थे। उसके आदमी हर जगह थे। श्रुति ने सबूत जमा करने का आदेश दिया और कहा, अब वक्त आ गया है उस दरिंदे की जमीनें कुर्क करने का। उसकी हवेली, उसकी गाड़ियां, उसका सब कुछ अब गांव के नाम होगा। पूरे गांव में खबर फैल गई कि डीएम साहिबा ने रघुवीर सिंह की जायदाद जब्त करने का हुक्म दे दिया है। लोग अपने घरों से बाहर निकलने लगे। महिलाओं की आंखों में बरसों का डर खत्म होने लगा था। श्रुति जानती थी कि जमीन, पैसा और ताकत यही रघुवीर का असली घमंड था, और जब उसकी जायदाद नीलाम होगी तभी असली बदला पूरा होगा। उसने उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान कर दिया, अब रघुवीर सिंह इस गांव का नहीं, देश का अपराधी है। उसकी सारी संपत्ति सरकार अपने कब्जे में ले रही है। पूरा जिला चौंक गया, लेकिन श्रुति के चेहरे पर एक अजीब सुकून था। रघुवीर की संपत्ति कुर्क होने की खबर जैसे ही पूरे जिले में फैली, वैसे ही उन अफसरों, दलालों और मुखियाओं में हड़कंप मच गया जो बरसों से रघुवीर के टुकड़ों पर पल रहे थे। श्रुति के इस फैसले ने पूरे सिस्टम को झकझोर दिया था। गांव के छोटे से थाने में रोजाना गवाहों की भीड़ लगने लगी जो सालों तक डरे सहमे थे, आज पहली बार खुलकर बोल रहे थे। किसी ने बताया, मैडम, मेरे पिता की 5 बीघा जमीन छीन ली थी रघुवीर ने। हमें तो गांव छोड़कर भागना पड़ा था। कोई बोला, हमारी बहन के साथ भी यही करने की कोशिश की थी, लेकिन हम चुप रहे, डरते रहे। श्रुति एक एक की बातें सुनती रही और उसका दिल अंदर ही अंदर तड़प उठता। उसे एहसास हुआ कि रघुवीर एक हैवान था, लेकिन उससे बड़ा गुनहगार वह सिस्टम था जिसने इस हैवान को पनपने दिया। अब श्रुति ने ठान लिया था कि रघुवीर के साथ साथ उसके बनाए पूरे जाल को तोड़कर ही दम लेगी। उसने एक टीम बनाई और गांव के हर घर में जांच शुरू करवा दी। हर वह फर्जी कागज, हर वह झूठा मुकदमा, हर वह धमकी, सबका हिसाब होना था। उधर जेल में बंद रघुवीर और उसके गुर्गों तक यह खबर पहुंच गई थी। रघुवीर ने पहली बार खुद को कमजोर और बेबस महसूस किया। उसने जेलर से मिलने की गुहार लगाई और कहा, मुझे उस डीएम से मिलना है। उसे कहना कि मैं माफी मांगने को तैयार हूं, मुझे छोड़ दे। लेकिन जवाब साफ था, अब वह दिन गए रघुवीर सिंह, अब तुम माफी नहीं मांगोगे, अब इंसाफ होगा, और इंसाफ ऐसे होगा कि तुम्हारी आने वाली नस्लें याद रखेंगी। गांव के लोग अब धीरे धीरे खुलकर श्रुति का साथ देने लगे थे। महिलाएं पहली बार अपने आंगन से बाहर निकलीं और बोलीं, मैडम, अब आप हैं तो हम बोलेंगे। रघुवीर ने हमारी भी इज्जत लूटने की कोशिश की थी, हम डर के मारे चुप थे। श्रुति ने हर गवाही दर्ज करवाई और पूरे केस को मजबूत बनाना शुरू कर दिया। वह जानती थी कि अभी भी बहुत ताकतें हैं जो रघुवीर को बचाने की कोशिश करेंगी, लेकिन अब वह रुकने वाली नहीं थी। इस बीच सरकार तक इस पूरे मामले की खबर पहुंच गई थी। राजधानी से अफसर आए, जांच शुरू हुई और सबने देखा कि कैसे एक औरत जिसने कभी खुद को खत्म मान लिया था, आज मौत के मुंह से लौटकर पूरे सिस्टम को झुका रही थी। गांव में लोग कहने लगे, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन कोई हमारी आवाज बनेगा, और वह भी वही लड़की जिसे हमने मरा मान लिया था। अब गांव का हर शख्स उस दिन का इंतजार कर रहा था जब रघुवीर सिंह और उसके तीनों दरिंदों को गांव के बीचों बीच खड़ा कर इंसाफ होगा। लेकिन श्रुति जानती थी, असली खेल अब शुरू हुआ है, क्योंकि रघुवीर जैसे लोगों का अपराध सिर्फ जमीन, जायदाद या बलात्कार तक सीमित नहीं होता। वह इतने गहरे जुड़ जाते हैं सिस्टम में कि उनको मिटाना किसी एक फैसले से मुमकिन नहीं होता। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे एक एक परत खुलती चली गई। सीबीआई की टीम जांच में शामिल हो चुकी थी और उन्होंने ऐसे सबूत जुटा लिए थे जिससे यह साफ था कि रघुवीर सिंह सिर्फ एक बलात्कारी या दबंग नहीं, बल्कि एक बड़ा माफिया था जो हथियारों की तस्करी, अफीम के धंधे और नक्सलियों को सप्लाई करने तक में शामिल था। यह सुनते ही श्रुति के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे एहसास हुआ कि यह लड़ाई सिर्फ इज्जत की नहीं रही, अब यह देशद्रोहियों के खिलाफ जंग बन चुकी है। उसने दिल्ली रिपोर्ट भेजी और खुद कमान संभाल ली। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब जांच में यह बात सामने आई कि रघुवीर सिंह की पहुंच राजधानी के कई बड़े नेताओं तक थी। कई सांसद, मंत्री उसके दम पर चुनाव जीतते थे
और उसे बचाने के लिए अब पर्दे के पीछे से चालें चली जा रही थीं। फोन घनघनाने लगे। कुछ अफसरों ने इशारे में कहा, मैडम थोड़ा संभल कर यह मामला बड़ा हो जाएगा। मगर अब श्रुति के अंदर वह आग जल चुकी थी जो किसी धमकी या दबाव में बुझने वाली नहीं थी। उसने सबको साफ कह दिया, या तो इस गांव का इंसाफ होगा या फिर मैं अपनी वर्दी उतार दूंगी, लेकिन किसी भी कीमत पर अब यह दरिंदा जिंदा जेल से बाहर नहीं आएगा। गांव के लोग भी अब एकजुट हो चुके थे। बुजुर्गों ने पंचायत बुलाकर कहा, आज तक हम चुप रहे, लेकिन अब हम भी मरने को तैयार हैं, मगर रघुवीर को छोड़ने नहीं देंगे। इधर जेल में रघुवीर के हौसले पस्त हो चुके थे। उसने अपने पुराने वकीलों को बुलाया, सुप्रीम कोर्ट तक अपील कर डाली, लेकिन हर जगह से जवाब आया। अब बहुत देर हो चुकी है। गजेंद्र, धर्मपाल और भोना भी अंदर ही अंदर टूट चुके थे। भुआना तो एक रात रो पड़ा और कहा, रघुवीर भैया, हमने बहुत बड़ा पाप किया था, अब भगवान भी नहीं बचाएगा। मगर रघुवीर अभी भी अंतिम कोशिश में था। उधर श्रुति ने गांव में वह काम कर दिखाया जो आज तक किसी ने नहीं किया था। उसने गांव के स्कूल, अस्पताल और सड़क के लिए फंड जारी कर दिया। गांव के हर गरीब किसान की जब्त जमीन वापस दिलवाई। औरतों के लिए नए सेंटर खुले जहां वह पढ़ाई लिखाई और सिलाई कढ़ाई सीख सकें। अब गांव का नक्शा ही बदलने लगा था। जहां कभी डर और सन्नाटा था, अब वहां उम्मीदें थीं, सपने थे। लोग कहते, हमने कभी सोचा नहीं था कि वह मरी हुई लड़की एक दिन हमारे लिए फरिश्ता बनकर लौटेगी, लेकिन श्रुति जानती थी असली लड़ाई उस दिन खत्म होगी जब रघुवीर और उसके गुर्गों को सरेआम सजा मिलेगी। उसने कोर्ट में अपील की, यह केस आम नहीं है, इसने पूरे समाज की रूह को झकझोरा है, इसीलिए सजा भी ऐसी होनी चाहिए जो मिसाल बन जाए। कोर्ट ने सारे सबूतों को देखते हुए जल्द सुनवाई का आदेश दे दिया। पूरे जिले में चर्चा थी। अब फैसला आएगा और शायद पहली बार ऐसा होगा कि कोई दरिंदा अपने गुनाह की पूरी सजा भुगत देगा। फैसले वाले दिन श्रुति ने खुद कोर्ट में मौजूद रहकर वह हर लाइन सुनी। जब जज ने कहा, रघुवीर सिंह और उसके तीनों साथियों को उम्र कैद नहीं, फांसी की सजा दी जाती है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ एक लड़की की इज्जत नहीं लूटी बल्कि पूरे समाज को कलंकित किया है। यह सुनते ही पूरा गांव झूम उठा। लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए, श्रुति बिटिया जिंदाबाद, हमारी देवी अमर रहे। रघुवीर सिंह की आंखों में पहली बार वह डर था जो कभी किसी के चेहरे पर उसने देखा होगा। उसे समझ आ गया था, आज वह हार गया, एक लड़की से जिसे उसने मिटा देने की कसम खाई थी। गजेंद्र, धर्मपाल और भोना ने भी सिर झुका लिया। उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन अब कुछ बाकी नहीं था। कोर्ट के बाहर निकलते ही पत्रकारों ने श्रुति को घेर लिया और पूछा, मैडम आपको कैसा लग रहा है? श्रुति ने मुस्कुराकर कहा, यह लड़ाई मेरी नहीं थी, यह हर उस लड़की की थी जिसे समाज ने मरने पर मजबूर कर दिया था। आज मैंने बस उन्हें इंसाफ दिलाया है। पूरा गांव रो रहा था, मगर यह आंसू अब दुख के नहीं जीत के थे। बूढ़े बुजुर्गों ने कहा, आज पहली बार हमारी आंखों ने देखा है कि एक बेटी जब कसम खा ले तो बड़े से बड़ा दरिंदा भी मिट्टी में मिल जाता है। रघुवीर सिंह और उसके तीनों दरिंदों को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद भी श्रुति के दिल में एक बोझ था जो अब तक उतरा नहीं था। उसे लग रहा था कि अभी तक उसने रघुवीर जैसे हैवान को सिर्फ सजा दिलाई है, लेकिन उस दर्द और उस दहशत का हिसाब पूरा नहीं हुआ जो बरसों तक इस गांव में फैलाया गया था। श्रुति ने तय कर लिया था कि जब तक वह रघुवीर की आंखों में वह डर नहीं देख लेती जो कभी उस मासूम लड़की की आंखों में था, तब तक उसका बदला अधूरा रहेगा। फांसी की तारीख तय हो चुकी थी, लेकिन उसके पहले श्रुति ने खुद जेलर से इजाजत मांगी। मैं एक बार रघुवीर से अकेले मिलना चाहती हूं। जेल प्रशासन ने हालात को समझते हुए इजाजत दे दी। उस रात श्रुति अकेली रघुवीर के सामने बैठी वही दरिंदा जो कभी उसकी सांसें छीन कर हंस रहा था, आज लोहे की सलाखों के पीछे खामोश बैठा था। श्रुति ने ठंडी आवाज में कहा, पहचाना मुझे? हाँ, मैं वही हूं जिसकी चीखों का मजा लेते हुए तूने कहा था, इसे तो अब कोई पहचानने वाला भी नहीं रहेगा। देख रघुवीर, 25 साल बाद आज मैं तेरे सामने खड़ी हूं, पहचान ले, आज भी जिंदा हूं और तुझे मिटाने आई हूं। रघुवीर की आंखें फटी रह गईं, उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकली। उसकी रग-रग में वो डर समा चुका था जो कभी उसने उस मासूम की आंखों में देखा था। श्रुति ने आगे कहा, तेरी मौत तेरी कमजोरी बनेगी। देख,
रघुवीर, आज तुझे बचाने कोई नहीं आएगा। न तेरे वह नेता, न तेरे वह गुर्गे, न तेरी वह ताकत। आज तुझे हर हाल में मरना है और मैं तुझे मरते हुए देखूंगी। इतना कहकर श्रुति उठी और बाहर निकलते हुए बस इतना बोली, मौत आएगी रघुवीर, लेकिन चैन की नहीं। हर सांस में तुझे वही रात याद आएगी जब तूने मुझे मारा था। रघुवीर सिर झुकाकर रो पड़ा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। श्रुति बाहर निकली तो पूरा गांव उसका इंतजार कर रहा था। उसने सिर ऊंचा किया और कहा, अब खत्म हुआ। अब कोई रघुवीर किसी की बेटी को छू नहीं सकेगा। गांव के हर कोने में दिए जले, शंख बजे, जैसे किसी राक्षस का अंत हुआ हो। श्रुति ने खुद अपने हाथों से गांव के मंदिर में पूजा की और उस रात कसम खाई, अब मैं किसी बेटी को टूटने नहीं दूंगी। अब हर श्रुति जिंदा रहेगी। रघुवीर सिंह की फांसी का दिन आखिर आ ही गया। जेल के बाहर हजारों लोग इकट्ठा थे, जैसे कोई जश्न मनाने आया हो। पूरा गांव वहां मौजूद था, वह भी जिन्हें रघुवीर की वजह से बरसों तक अपमान, डर और दर्द झेलना पड़ा था। हर आंख में आंसू थे, लेकिन इस बार वो आंसू खुशी के थे। श्रुति शांत खड़ी थी। उसकी आंखों में न कोई घमंड था, न कोई गुस्सा, बस एक अजीब सा सुकून था, जैसे कोई अधूरी आत्मा आज पूरी हो रही हो। सुबह होते ही रघुवीर को फांसी के तख्ते पर लाया गया। उसके चेहरे पर अब वही डर था जो कभी उस मासूम बच्ची के चेहरे पर था, जिसे उसने अपनी हवस का शिकार बनाया था। रघुवीर की नजरें बार बार श्रुति को तलाश रही थीं, मानो आखिरी बार माफी मांगना चाहता हो। लेकिन श्रुति दूर खड़ी एक पत्थर बन चुकी थी। उसकी आंखों में नफरत नहीं, बल्कि अब दया थी। झल्लाद ने आखिरी बार पूछा, कुछ कहना है रघुवीर? बस इतना बोला, माफ कर दे, मैंने गलती की थी, बहुत बड़ी गलती। अब मौत से डर लग रहा है। झल्लाद ने पट्टी बांधी, लीवर खींचा और अगले ही पल वह दरिंदा झूल गया जिसने कभी एक मासूम को दहशत में डुबो दिया था। पूरा गांव उस पल खुशी से झूम उठा, जैसे कोई भूत उतर गया हो। लोगों ने एक दूसरे को गले लगाया। महिलाएं छाती पीट पीट कर बोलीं, आज हमारी बेटी जिंदा हो गई, आज हमारी आत्मा को शांति मिली। श्रुति ने बस आसमान की ओर देखा और एक लंबी सांस ली। उसे लगा कि उसके भीतर की वह टूटी हुई बच्ची आज सच में मर चुकी है और अब एक नई श्रुति जन्म ले चुकी है, जो कभी किसी दरिंदे से नहीं डरेगी। उसने गांव की मिट्टी को माथे से लगाया और कहा, अब कोई भी बेटी रघुवीर का शिकार नहीं बनेगी। मैं हर बेटी के लिए एक ढाल बनूंगी, चाहे किसी भी कीमत पर क्यों ना हो। उस दिन के बाद पूरे जिले में एक मिसाल बन गई। श्रुति की कहानी लोग अपने बच्चों को सुनाने लगे। देखो, यह है एक औरत की ताकत, जो मौत के मुंह से लौट कर आई और उन दरिंदों को वहीं पहुंचा दिया जहां उनका असली ठिकाना था। श्रुति ने गांव में एक स्कूल बनवाया, मुक्ति विद्यालय, जहां हर बच्ची पढ़ सके, अपने हक के लिए लड़ना सीख सके। औरतों के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोला ताकि वह आत्मनिर्भर बने और फिर कभी कोई रघुवीर किसी श्रुति को तोड़ ना सके। कहते हैं, इंसाफ देर से मिले तो सही, लेकिन जब मिलता है तो पूरी कायनात उसकी गवाह बनती है। श्रुति की कहानी भी ऐसी ही बन गई, एक मिसाल, एक चेतावनी और एक उम्मीद कि बेटी चाहे मरी समझ ली जाए, लेकिन जब वह लौटती है तो रघुवीर जैसे हैवानों की नस्लें तक खत्म कर देती हैं। जिंदगी में चाहे कितनी भी बड़ी चोट क्यों ना लग जाए, चाहे कितने भी बड़े जुल्म हो जाएं, अगर इंसान हार मान ले तो वह मिट जाता है। लेकिन अगर इंसान ठान ले कि अब टूटना नहीं है, अब गिरकर उठना है, तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। यह दुनिया ताकतवरों की है, लेकिन असली ताकत पैसा, रुतबा या डर नहीं होता। असली ताकत हिम्मत होती है, इरादे होते हैं और उस आग होती है जो इंसान के सीने में जलती है। श्रुति की तरह अगर हर लड़की, हर इंसान यह ठान ले कि अब चुप नहीं रहना, अब लड़ना है, तो दुनिया के हर रघुवीर का अंत तय है। जो आज कमजोर लगते हैं, वही कल सिस्टम में बैठकर उन दरिंदों का खेल खत्म कर देते हैं। बस जरूरत है खुद पर भरोसा करने की, पढ़ाई करने की और हर उस दर्द को अपनी ताकत में बदलने की। समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। जिसने आज तुम्हें तोड़ा है, कल वही तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाएगा। बस अपनी मेहनत मत छोड़ो, अपने इरादे मजबूत रखो, क्योंकि दुनिया याद उसी को रखती है जो जुल्म सहकर जिंदा लौटे और जालिमों को मिटा दे। याद रखना, बेटियां कमजोर नहीं होती, बस वक्त आने दो। वह जब लौटती हैं तो रघुवीर जैसे राक्षसों को मिट्टी में मिला देती है। ये कहानी बताती है, मत डरो, मत झुको, क्योंकि जब तुम खड़े हो जाओगे ना,
तो पूरी कायनात तुम्हारे साथ खड़ी होगी। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की यह कहानी? इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपके क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे YouTube चैनल ब्लैक ट्रुथ स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले। आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।